तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 23 को स्टार्ट कर दिया था और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऑफकोर्स इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट करवाया था एक्सरसाइज 23 का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ए बी ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर। क्या बात कर रहे हो, ठीक है। और अच्छा, शैडो को इंक्रीज कर रहा है। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ए बी ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन changes from 45 degree to 30 degree as shown in the figure. Find the height of the tower and आंसर गिव करना है अपने को, देना है अप टू 1/10 ऑफ अ मीटर। तो वो चीज़ हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझते पहले क्वेश्चन को। कहता है ए बी एक वर्टिकल टावर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना, और ए अपना एक शैडो बना रहा है, कुछ ना कुछ तो शैडो बना ही रहा होगा, मान लीजिए इतना शैडो बना रहा है अपना, ठीक है। ये वर्टिकल टावर है और ये इसका शैडो है, ये वाला इसका शैडो है। अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो शैडो है वो 10 मीटर से इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो शैडो अभी इतना ही था, ये 10 मीटर से इंक्रीज हो जाता है। एक तो स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, ये समझ में आ रही है ना बात। ये अपने के पास शैडो था, 10 मीटर से इंक्रीज हो जाता है। बट कब? जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 45 डिग्री टू 30। अब 45 ऑफकोर्स यहाँ पे हो रहा होगा, है ना, ग्रेटर एंगल रहता है नियर बाय वाला, परपेंडिकुलर पोल वाला, और यहाँ पे आपके पास जो एंगल बना रहा होगा वो 30 डिग्री का। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, राइट। और भी कुछ निकालने के लिए बोला है ना, सिर्फ हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए बोला है और कुछ भी नहीं। और ये आपको आंसर जो देना है वो 1/10 ऑफ अ मीटर में देना, 1/10 ऑफ अ मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको सिंपली जो भी आएंगे नंबर, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.1 आएगा ना, तो डेसिमल के बाद आपसे 1 डिजिट रखने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया आपके पास? डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहने के लिए, रखने के लिए आपसे कहा गया, और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो वो तो हम कर ही देंगे, वो छोटी सी चीज़ है। चलिए, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस नहीं मालूम तो क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ये वाले हाइट नहीं मालूम तो क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ट्रायंगल देखेंगे। बोले तो दो ट्रायंगल, एक छोटा वाला और एक पूरा का पूरा बड़ा वाला। ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको मैंने बताते हुए आ रहा हूँ, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए, इन ट्रायंगल छोटा वाला लेने की आदत है जनरली। पहले यहाँ पे ट्रायंगल है ना ABC, ए बी, यहाँ पे सी कर दीजिए और यहाँ पे डी कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी अपॉन में कौन सा आ जाएगा आपके पास, ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या है ना, समझ में आ रही है ना बात, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। लीजिए, ए बी की जगह पे एच है, ए सी की जगह पे एक्स है, इज इक्वल टू 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक रिलेशन निकाला है एच और एक्स के बीच में। हम एक बार आपके पास सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, अपना काम बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए या फिर बी ए डी। समझ में आ रही है बात, बी ए डी बड़े वाले में, इसमें ले लूँगा मैं बी ए डिवाइडेड बाय मैं ए डी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 10। आपकी बार एंगल कितना आ जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, 30 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए, बी ए के प्लेस पे कितना एच है, ए डी के प्लेस पे कितना है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ए से लेकर डी तक पूरा। कहीं ना कहीं वो x + 10 होने वाला है, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। 10 + x, x + 10 लिख दीजिए, कुछ भी एक ही बात है। इज इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। गॉट इट। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इसको करेंगे तो x + 10 रहने वाला है, इसे इसको करेंगे तो √3 टाइम्स h रहने वाला है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुका है। चलिए, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है, हमारा काम बना लेना है। वैसे हमें सिर्फ हाइट ऑफ द टावर निकालने को बोला गया, तो हम हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो x के प्लेस में यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ मैं, h पुट कर सकता हूँ या नहीं, तभी तो अपने को h मिलेगा, है ना। तो इसका जगह पे h पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख के बोल दीजिएगा ऐसा, आ जाएगा √3 टाइम्स में h। अब अपने को यहाँ से h निकालना है, खत्म बात। h उधर भेजिए, इधर 10 बचेगा तो वो हो जाएगा आपके पास √3h माइनस का h हो जाएगा। यहाँ से दोनों से h कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 10 इज इक्वल टू √3 h। मैंने अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा √3 - 1। देखिए समझिए अच्छे से, इन दोनों में से मैंने क्या किया, h बाहर निकाल दिया, यहाँ √3 और माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन गया आपके पास, 1 बच गया, ठीक है। ये चीज़ डिवाइड में भेज दीजिए, क्योंकि अपने को h की वैल्यू चाहिए थी, आ जाएगा √3 - 1 और इज इक्वल टू में h की वैल्यू। अब कहीं ना कहीं हमने h की वैल्यू निकाल दिया है, नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन डेसिमल फॉर्म। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है।
तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन है, √3 की वैल्यू पुट कीजिए, -1 कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपके पास काम बन जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट रख दीजिए जो हमसे कहा गया है। दूसरा ये आप रैशनलाइज करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके पास इक्वेशन जो है वो ईजी हो जाने वाला है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी डेसिमल की वैल्यूज पुट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो 10/√3 - 1 ये h की वैल्यू है, रैशनलाइज कर दीजिए। √3 + 1 डिवाइडेड बाय में √3 + 1 से मालूम है ना, चलिए ऊपर आ जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1 और डिवाइडेड बाय में नीचे करेंगे तो a² - b², पहले भी करवा रखे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर करेंगे √3 का ओनली 3 रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो h विल बी इक्वल टू 10 ब्रैकेट में √3 + 1 और डिवाइडेड बाय में 3 - 1 तो कितना बचेगा 2। इसी इसको कर दीजिए, कितना बचेगा 5। तो h की वैल्यू आ गया 5 ब्रैकेट में √3 + 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो h की वैल्यू आ जाएगा 5 ब्रैकेट में, इसके जगह 1.732 पुट कीजिए और प्लस का 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 ब्रैकेट में, इसको ऐड कर दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 2.732। अब क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10 के 0 बच गए 1, है ना, 5 × 3 = 15 और 1 16 बच गए 1, 5 × 7 = 35 और 1 6 बच गए 3, 5 × 2 = 10 और 3 13। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो दिस विल आंसर विल बी इक्वल टू 13.66 बेसिकली, बट वी हैव टू कीप ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, बट यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे 13.7। बताइए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस डिजिट के ये डिजिट क्या है 5 से ग्रेटर है ना, 5 भी होता है तो इसमें हम एक्स्ट्रा एक ऐड कर देते हैं 13.7। और क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्या था आपके पास मीटर में थे बेसिकली ये वाली, तो ये भी किस में निकल कर आने वाला है, आपके पास मीटर में निकल कर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है आपको मालूम है ना, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आती बात, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर बोले तो 9 की। कुछ इसी तरह हम आगे करते हुए बढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो लेट्स सी कितने क्वेश्चन हम इसके कवर कर पाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे की बात तो खैर हम आगे ही करेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में हमारे पास कुछ इस तरह गिवन है, angle of elevation of the top of the tower from 2 points on the ground at a distance of a meters and b meters from the base of the tower in the same straight line with its are complementary। ठीक है, एक a और एक आपके पास b है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √b ab मीटर्स। तो समझिएगा एक क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से कहता है, एक टावर है और एक जो डिस्टेंस है वो a है और एक दूसरा एक और पॉइंट है दूसरा कहीं और आगे हो, वो डिस्टेंस b पे है ना। आपके में यहाँ पे b लिखा है, ये लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमसे a और b जैसा बोला गया मैंने वैसे कर दे। एक पॉइंट हमसे क्या बोला है, a है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, b के डिस्टेंस पे, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से। समझ में आ रही है बात। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है, मान लीजिए a है, ऐसे ऐसे नहीं करते, a b, और इस तरह से दो एंगल बन रहे होंगे यहाँ से टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन एक यहाँ पे, यहाँ का इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो दोनों है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आ रही बात। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बात आती है बच्चों के माइंड में सीधा 45। ये बिल्कुल ही सोचना ही गलत है, क्योंकि यार 90 डिग्री इट डजंट मीन कि भाई साहब आधे आधे हो गए, बिल्कुल इक्वल थोड़ी है ना। समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हो सकता है ये 30 हो, ये 60 हो सकता है ना, है ना, और ये हो सकता है आपके पास 35 हो, ये तो रेस्ट रिमेनिंग बच जाएंगे आपके पास 55। समझ में आ रही है बात। हो सकता है ये 20 हो, ये 70 हो, कुछ भी चांसेस है होने के। मिलाकर 90 बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि हाफ हाफ है। तो आपको क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ तो बताइए ये एंगल क्या 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, होगा ना। बताते हैं कैसे। अगर इसको आपने 30 डिग्री माना है और दोनों एंगल मिलाकर 90 है तो ये 60 का हो जाएगा या नहीं होगा। कैसे निकाला आपने, इस 30 को आपने क्या करा 90 में से माइनस कर दिया, तो अब ये 30 नहीं है, थीटा है, तो उस थीटा को क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। खत्म बात। समझ में आ रही बात। अब हमें प्रूव करना है इसकी जो हाइट है AB है वो √AB आएगा, A × B। अब एक चीज़ और बता दो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा A B X Y वो अंडर में जाएगा और हमेशा उसकी हाइट निकल कर आएगी। लाइक दिस, अगर मैंने बोला ये 4 है और ये पूरा का पूरा कितना है 9 है, तो अंडर में कितना आएगा 4 × 9 मतलब 9 चौके 36 मतलब 6, मतलब इसकी हाइट जो निकलने वाली है कितने निकलने वाली है 6 मीटर। खत्म बात।
समझ में आ रही है बात। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा के लिए एक तरीके से थ्योरम समझ लीजिए। हालांकि इस चैप्टर में कोई थ्योरम नहीं, बट इसको एक थ्योरम की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात। चलिए अब ले लीजिए दो ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है कि हाइट जो है वो कितना है, अंडर रूट ए इंटू में बी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, 10 है। तो ले लीजिए पहले छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कर देते हैं। तो ए बी सी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी और डिवाइडेड बाय में बी सी, परपेंडिकुलर अपन बेस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस का थीटा। पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए जहाँ पे आपको मैंने बताया कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो रहता है आपके पास वो कॉट थीटा रहता है। क्या रहता है, कॉट थीटा रहता है। ए बी की जगह क्या है आपके पास, ए बी है, एच मान लीजिए जो कि हाइट निकालनी है बेसिकली प्रूफ करने के लिए, और बी सी की जगह क्या है, ए है, और इज इक्वल टू इसको क्या लिख दूंगा मैं, कॉट थीटा लिख दूंगा। ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेना, ऑफ कोर्स मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला। तो ए बी और डी ले लूंगा मैं, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें ले लूंगा मैं ए बी डिवाइडेड बाय मैं बी डी। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आ जाएगा 10, और 10 आपके बार कौन सा एंगल रहेगा, सिर्फ थीटा। इसको आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन नेमिंग करने से पहले वैल्यू पुट कर दिए, एच अपॉन में बी डी की जगह कितना है, बी है, और इज इक्वल टू कितना आपके पास 10 थीटा है। तो इसको कह दीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है। देखिए आपको जो प्रूफ करना है, बोले तो हाइट लाना है, वो ए और बी के टर्म में लाना है। क्या इतनी बात समझ में आती है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो आपको एच दिखेगा जो अपने को चाहिए, जिसकी हाइट निकालनी है। ए और बी तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू अंडर रूट ए इंटू बी प्रूफ करना है। बट क्या हमें कॉट और टेन की जरूरत है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एलिमिनेट करने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं समझाता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कीजिए, समझाता हूँ क्यों कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ही करना रहेगा, जब भी एलिमिनेट करना रहेगा ना ऐसे करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे क्या बेनिफिट होगा समझिएगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई होता है, तो h अपॉन में a और मल्टीप्लाई में h अपॉन में b विल बी इक्वल टू कॉट थीटा और मल्टीप्लाई में टेन थीटा। ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड से राइट हैंड को मल्टीप्लाई में लिख दिया, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात इतनी। ये बना लेगा आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a इंटू में b, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू 1 होती है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये कैसे, ये कहाँ से नया का फॉर्मूला आ गया। चलिए समझाते हैं। हमेशा जो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, लाइक साइन और कॉसेक, उसको अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो हमेशा वो 1 देंगे। कैसे, आपको मालूम है टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का, तो 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख सकता हो ना। तो ये और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा और इंटू में कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, खत्म बात। दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये 1 कैसे है, तो ये अगर ये प्रोडक्ट में 10 को लिख दीजिए 1 बाई कॉट, और इंटू में क्या है कॉट थीटा, इससे ये उड़ गया, क्या बचा 1 बचा। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा, नो प्रॉब्लम, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास 10 थीटा है, इससे इसको उड़ा दीजिए, क्या बचा 1 बचा। तो मेरे पास ओवरऑल जो बचा है वो क्या बचा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए इंटू बी और इक्वल टू में 1। बोलिए हाँ या नहीं, यहाँ तक समझ में आती बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, है ना। ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए इंटू बी। बोलिए खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। तो जो हाइट था टावर का वो क्या आ गया, अंडर रूट ए इंटू में बी, और यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना, यही तो आपको प्रूफ करना था भाई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ, आधे घंटे की वीडियो बन जाती है, और जनरली मेरा टारगेट आधे घंटे का ही वीडियो बनाने का रहता है, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ एक वीडियो में मैं। अब समझ नहीं आता मैं टाइम को रिड्यूस कैसे करूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी समझा के निकल जाऊँ तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी वाली चीज़ें, थोड़ा आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे समझ में आता है। तो जिनको समझ में आ रही होती चीज़ें तो आप कोशिश कीजिए कि अपना टाइम ज़्यादा ख़राब ना करें, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आपका जो टाइम जो काम रहता है ना वो ऐसा कर लीजिएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू या फिर 2 इंटू में अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए बहुत, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है आपके पास, ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं होता, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छा फीचर है आपके पास यूट्यूब पे कि आपके पास टाइम बचाने के लिए अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आता है तो वैसे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई टेक्स 1.5 मीटर टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। चलिए अब आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि एक लाइट हाउस है कुछ इस तरह से, है ना, 150 मीटर हाई है, ऐसा हमसे कहा गया। अब यहाँ से एक पर्सन है, एक मैन है जो बोट लेके भग रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात,
कुछ इस तरह से जा रहा है। अब ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल एकदम फुट से जाना है, जा रहा है, कहाँ से जा रहा है वो भी पता चलेगा। आगे हमसे बोला है कि वो उसको 15 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड बोला है ना, नहीं 1.5 मिनट बोला है, 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 से 30 में बनाने के लिए, है ना, 30 में या 45 में बनाने के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पहले एक्चुअल में इस पोजीशन पे हो रहा होगा, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे यहाँ पे हो रहा होगा, लाइट हाउस से वो दूर जा रहा है, और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 45 डिग्री का बन जाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 1.5 मिनट है। ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, ये इतना मिनट लगता है। समझ में आ रही है ना बात, इतना टाइम लगता है हमें। तो आगे समझिएगा। अब हमसे निकालने के लिए बोल दिया कि स्पीड है। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से गौर से ध्यान से समझना है कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज स्पीड निकालने के लिए कभी नहीं करते। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम स्पीड नहीं निकालते। हाँ, स्पीड का फॉर्मूला अपने को मालूम रहता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अपन का काम क्या रहेगा भाई, डिस्टेंस और टाइम निकालने का है, काम कर देने का। टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक ना, तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमसे बोला कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, आपका काम बन जाएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं हम ABCD। ये वाला नहीं मालूम तो X ले लेते हैं, मालूम तो ये भी नहीं है ना। टाइम को हटा ही दीजिए यहाँ से, इसको मैं Y ले लेता हूँ, और हाइट तो आपको 150 दे ही रखा है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल। पहले क्या करूँ मैं, ABC, यहाँ पे लिख दीजिए AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा tan 60 डिग्री। AB की जगह पे 150 है, बेस की जगह पे X है, इसके जगह √3 है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 अपॉन में √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, अभी इसको थोड़ी देर के लिए इतना ही रहने दीजिए, काम आएगा ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गई ना बात। अब चलते हैं हम कहाँ पे, दूसरे वाले पे, बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्रायंगल ABD, और इसमें ले लूँगा AB अपॉन में BD। बोलिए हाँ या नहीं। और आपके पास आ जाएगा tan 45 डिग्री। AB की जगह 150 रहेगा, BD की जगह Y है, नहीं x प्लस y है, समझिएगा अच्छे से। ये BD है पूरा का पूरा, तो x प्लस y जोड़ेंगे तभी आएगा, इसके जगह 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 आएगा। ये 100 क्यों लिखा मैंने, सॉरी ये 150 था तो 150 रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो x प्लस वाई ये आना बना दिया आपने सेकंड इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन है, देख लीजिए अच्छे से, वेरिएबल भी दो है, सॉल्व कर दीजिए। x की वैल्यू तो पहले से मालूम है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय √3 और प्लस का y और इक्वल टू में 150। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 में से माइनस हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय में √3। यहाँ से देख लीजिए, ये उधर भेज दिया और कुछ नहीं है ना। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे अपने को, वैसे भी y का ही काम है, x का काम ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए, एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा 150 √3 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा 150। समझ में आ रही है बात। तो y इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको डेसिमल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना कहीं मुझे रेशनलाइज कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने 100 देखा इसीलिए नहीं करा, बट ये वाला कट जाएगा तो रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं, समझिएगा। x की वैल्यू ना ऐसे कर लेता हूँ, √3 डिवाइडेड में √3, ऊपर आ जाएगा 150, रेशनलाइज कर दे रहा हूँ, और नीचे 3 आएगा, 3 से काट दिया, 3 × 5 = 15, 50 √3। x की वैल्यू कितनी आई, 50 √3, तो मैं इसके जगह पे 50 √3 पुट करूँगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, 50 √3, x की वैल्यू कितनी है, 50 √3। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी रहेगी, 50 √3, कुछ इस तरह से 50 √3। ये कहानी आपके पास, समझ में आ रही है बात। ये उधर ले गया तो 150 में से माइनस हो गया 50 √3। अब यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, 1.732 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करा था तो 8660 आया था और पॉइंट यहाँ पे आया था, तो एक डेसिमल और लगेगा यहाँ, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 86.0, इतना आ जाएगा, 86.6 आ जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 150 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 86.6 को, 86.6 को 10 में से 6 आ जाएगा 4, 9 में से 6 आ जाएगा 3, डेसिमल 4 14 6 आ जाएगा 63.4, कितना आ जाएगा 63.4। तो इतना मीटर जो डिस्टेंस रहेगा वो ये रहने वाला, y की वैल्यू 63.4। अब कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज योर 63.4 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम बात आती है मिनट में गिवन है, तो मिनट में ले, सेकंड में ले, आपके उसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्पीड लिखना पड़ेगा। तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जनरली ऐसा यूनिट।
तो मैं ऐसा यूनिट में ले लेता हूँ। 1.5 मिनट बोला था, 1.5 मिनट बोला था, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1.5 इंटू में 60 कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाइए नीचे 0, इससे इसका कैंसिल 15 छक 90, 90 सेकंड आ जाएगा। तो नीचे आप 90 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटाइए नीचे 0 आ जाएगा। तो स्पीड आ जाएगा आपके पास 634 और डिवाइडेड बाय में 900 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में ले आते हैं, है ना, डेसिमल में ले आते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूँ, कहीं ना कहीं ये तो यार बहुत ही कम स्पीड आ जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 634 और डिवाइडेड बाय में 900 तो आ जाएगा 0.70। तो बिल्कुल सही है आंसर, यही आंसर दी गिवन है 0.7 मीटर पर सेकेंड। और कुछ यही आंसर जो है आपके पास निकल कर आने वाला है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी। और अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तो घर क्या ही मिटा देते हैं इसको, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं। आगे कहानी क्या निकल कर आने वाली है आपके लिए सिंपल सी कहानी निकल कर आई क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अगर आपके पास बुक है तो फटाफट एक बार रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड वे। तो एक रोड है, रोड का रास्ता है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये एक रोड है ना, मान लीजिए ये है, क्या है आपके पास एक रोड है इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे रोड है तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, 2 पिलर है एंड बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स। समझिएगा दोनों ही क्या आपके पास इक्वल हाइट्स के हैं। उसके बाद हमसे कहा जाता है विच इज 120 मीटर वाइड। तो ये जो रोड है ना, ये जो रोड है वो 120 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक दोनों पिलर है, एक पिलर इधर है एक पिलर इधर है, ये दोनों पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। फिर हमसे कहा जाता है एट अ पॉइंट ऑन द रोड lying between the pillars the elevation to the pillars are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of each pillar and the position of the point. क्या बात है। तो कहता है एक तो इधर है अपने पास पिलर, एक पिलर हमारे पास इधर भी है, तो दोनों पिलर कुछ ए भाई इधर है, इधर इसके अंदर पेन भी है। चलिए इस पेन को हटाते हैं पहले, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो एक पिलर हमारे पास इस साइड में है कुछ इस तरह से, और एक पिलर हमारे पास कुछ इस साइड से है, इधर से है ना, इस तरह। एंड बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स। तो कहता है बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिया गया है, कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड में बनाकर दिखाता हूँ। ये रोड की विड्थ है, दैट इज 120 मीटर, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं ज़्यादा। और दोनों साइड पिलर खड़े हैं इस तरीके से, समझ में आ रही है। और बीच में कहीं पे पॉइंट है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एक साइड से 60 का बना रहा है और एक साइड से कितने का बना रहा है, 30 का बना रहा है, राइट। चेक करते हैं, हाँ 60 और 30 का। तो ऑफकोर्स ये वाला पास वाला 60 का होने वाला और ये इससे दूर है तो ये वाला 30 का होने वाला है। तो हमसे और ये दोनों ही पिलर क्या है आपके पास ऑफ इक्वल हाइट से, इस बात का ध्यान रखना है ऐसे करके, ठीक है ना, इक्वल हाइट्स का है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ABCDE ऐसे हमने नेमिंग कर दिया। अब हमसे यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं हमसे। एक तो मुझे पिलर की हाइट बताइए, एक की निकलेगी दूसरे की वही सेम ही निकलेगी, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है, ये जो पॉइंट C है रोड के बीच में, कहीं भी मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ उसकी पोजीशन क्या है। तो उसकी पोजीशन आप 2 तरीके से बता सकते हैं कि वो इस वाले पिलर से बोले तो जो पिलर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे है, दूसरा यही वाला पॉइंट उस वाले पिलर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मुझे ये पता चल जाए ये वाला डिस्टेंस, या फिर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इस पॉइंट C बोले तो रोड पे कहीं पे जो एक पॉइंट है उसकी मैं पोजीशन बता सकता हूँ। तो पहले हाइट और फिर पोजीशन आपको बतानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑफकोर्स हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। देखिएगा, समझिएगा, है ना। टोटल कितना है, 120 है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये 40 है तो ये कितना बचा, 80 बचा ना। तो आपने क्या करा, 120 में से लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं इस वाले डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। तो ये कितना बचेगा पता है, 120 में से माइनस कर देंगे ना x, तो जो जितना बचेगा वो CD की लेंथ हो जाएगी, खत्म बात, ठीक है ना। तो जानबूझकर ऐसा किया ताकि सॉल्व करने में 2 वेरिएबल इंक्लूड ना हो, सिंपल रहे, 3 वेरिएबल ना हो जाए, क्योंकि हाइट तो हमारे पास एक पहले से ही वेरिएबल रहेगा।
दोनों हाइट बेशक इक्वल हो बट एक h रहेगा, इसको अगर आप x मानते इसको आप y मानते बाद में फिर करना पड़ता है सॉल्व, है ना, अलग से, बट मैंने यहीं पे कर दिया। अब देखिए अब ये इजी हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है, वही ध्यान रखेगा। अब ये इन ट्रायंगल ले लीजिए ABC, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेना है, बस सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, है ना, h की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर देता हूँ तो tan 60 डिग्री आ जाएगा। AB की जगह h, BC की जगह x इज इक्वल टू मैं √3, है ना, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स में x, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। चलिए अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल में EDC, इसमें परपेंडिकुलर AD और बेस आ जाएगा DC इज इक्वल टू 10 और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। ED की जगह पे h है और DC की जगह पे 120 माइनस x है और इज इक्वल टू इसकी जगह 1 अपॉन में √3 है। इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस x इज इक्वल टू √3 टाइम्स x, सॉरी h, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें हमारा जो टारगेट है किस तरीके से या तो x की वैल्यू निकल जाए या तो y की, दोनों सॉरी h की, दोनों की निकालनी है अपने को। तो h की वैल्यू मालूम है ना, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 120 माइनस x इज इक्वल टू √3 और मल्टीप्लाई में ये पूरी स्टेटमेंट लिख दीजिए। पूरी स्टेटमेंट क्या है, √3 टाइम्स x, h की जगह पे जो भी था, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 120 माइनस x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा, इसको उधर भेज देता आ जाएगा 120 इज इक्वल टू उधर आ जाएगा तो 3x और प्लस का x आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मेरे पास 120 और इज इक्वल टू 4x आ जाएगा ना, 3x प्लस 4x और 1x, 4x हो जाएगा, 4 डिवाइड में भेज दीजिए, डिवाइडर में 4 और इज इक्वल टू में x, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब x कौन सा था, ये वाला था, समझ में आ रही है बात। अब ये वाला डिस्टेंस पोजीशन अगर आपको बतानी है थोड़ी देर के लिए तो पोजीशन बताने के लिए समझिएगा किस तरीके से बताएंगे। आप बोलेंगे point C or you can say the position which is lying between the roads, between the pillars basically, which that is 30 meter from the pillar that makes 60 degree angle of elevation, बताइए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब इसी चीज को आप पॉइंट सी पोजीशन को जो बीच में जो पॉइंट लाई कर रहा है उसी पोजीशन को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ये वाला कितना बचेगा, 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 90, तो आप ऐसे लिखेंगे दूसरा 90 मीटर फ्रॉम द पिलर that makes 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पोजीशन बताने का तरीका है, वही समझ में आ रही है बात। तो आपके पास यहाँ पे दो तरीके निकल कर आते हैं, दोनों तरीके से आप किसी से भी एक लिख दीजिएगा तो सही है, दोनों लिखिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये तो हमने निकाल दिया कि पोजीशन क्या है, बट उससे पहले हमसे हाइट भी पूछा गया, तो हाइट निकाल दीजिए। यहाँ से हमें पहले से पता है, तो हाइट विल बी इक्वल टू √3 और x कितना निकला 30, बस तो ये आ जाएगा, इसके जगह वैल्यू पुट करिए 1.732 और मल्टीप्लाई में 30, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 3 3 9 9 7 21 के 1 बच गए 2, 3 और 2 ये 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो 51.9, तो एच के वैल्यू आ जाएगा 51.96। जनरली ये मीटर में आंसर आ जाने वाला हाइट ऑफ द पिलर। क्या इतनी बात समझ में आती है बात, ठीक है। इसमें नियरेस्ट वेरिएस्ट बोला नहीं है ना, अदरवाइज 52 मीटर डायरेक्टली हम कर ही देते हैं राउंड ऑफ करके, जनरली समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी फिनिश। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, क्लियर है। तो जनरली इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस करनी नहीं करे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 क्वेश्चन करके अगर एक वीडियो में बनता है हाफ एन आवर के आसपास का, तो कोई उसमें इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ मेन जो चीज़ फोकस करना है कि चीज़ों को आपको कितनी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्या आपको चीज़ें कहीं प्रॉब्लम दे रही है या फिर किसी भी तरह के ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। आप लोगों का काम रहता है कमेंट करके बताने का रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, है ना, अगर अभी तक भी अगर आप लोगों ने नहीं करा है। और अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद का काम रहता है जो प्रैक्टिस करने का, जो मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आता हूँ, उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घर में चाहे अकाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही वो कंसिस्टेंसी है जो आपको आसमान में लेके जाने वाला है, लेकिन ज़मीन से भी जोड़ कर रखने वाला है। समझ में आ रही है बात। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को कभी भी नहीं भूलना है। प्रैक्टिस डेली का डेली छोड़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है।
बाय मिस्टेक या फिर किसी भी रीजन से किसी दिन अगर आप कर देते हैं स्किप, तो उसको कोशिश कीजिए कि मैनेज करें। किस तरीके से मैनेज करें, तो नेक्स्ट डे ऐसा टाइम टेबल सेट करें कि जो इम्पॉर्टेंट काम नहीं है प्रायोरिटी दीजिए काम को, सबसे पहले पे ये, उसके बाद कुछ और। समझ में आ रही बात? तो हमेशा से रहता यही कि भाई साहब किसी तरीके से प्रायोरिटी हम एजुकेशन दे के उसके बाद बाकी काम को हम दें। हालांकि ज़रूरी है बट वो भी हम थोड़े से प्यार से इसके बाद उस पे जाना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चलिए आप लोगों का काम रहता है प्रैक्टिस करने का, करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।